Good morning, sir. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Okay, students. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, What ma'am. are you doing? How are you? Good morning, ma'am. Fine, ma'am. I'm fine, ma'am. Fine, ma'am. Fine, What we ma'am. were studying? We were Socialism studying in Europe. Ma'am, socialism, na? We have discussed yesterday the three topics: liberals, radicals and radicals, and conservatives. conservative. Here, conservative is written, and we have discussed it yesterday. Today, we have to start the industrial society and social change. Are you agree? Yes, ma'am. यही पढ़ाना है ना? Yes, ma'am. हाँ. Yes. So let us discuss first what we have studied till now. What we have studied. अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको डिस्कस कर लिया जाए. यदि किसी को डाउट भी है तो वो भी पूछ लो. फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं. Ma'am, please speak loud. लाउड इतना जोर बोल रहे हैं बेटा. हमसे तो ज्यादा जोर यहाँ लगता कोई बोलते ही नहीं होगा. आवाज नहीं आ रही है? आई एम नॉट Good morning, ma'am. What? Pardon, please. What are you saying, Krishna? नहीं सुनाई दे रहा है? आ रहा है. Voice आवाज सुनाई दे रहा है. आ रही है बेटा. क्लियर नहीं हो रहा है. क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हो? किसी को कोई Ma'am, डाउट voice है? clear अब है. तक जो भी तुम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. उसके बाद फिर से लेसन को No, रीड ma'am. करके लाइन बाय लाइन और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा. हाँ बोलो. मैम, रेडिकल को डेमोक्रेट कहा जा सकता है. क्या बोल रहे हो? मैम, रेडिकल को डेमोक्रेट कहा जा सकता है. रेडिकल्स जो है वो बहुत माने फास्ट चेंज चाहते हैं. ये चीज है, वो हर तरह का चेंज चाहते हैं. सोसाइटी में सोशल ऑर्डर में भी चेंज चाहते हैं. और रेडिकल्स जो है वो क्या है, तो वो बहुत माने एक तरीके से सोसाइटी के एक बहुत जाने माने लोग भी और सोसाइटी में भी चेंज चाहते हैं और वोटिंग राइट भी चाहते हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के भी पक्ष में. लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए मेन यही है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए. एवरी पर्सन शुड राइट टू वोट. उनका ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंडा से मतलब है. और जो रेडिकल्स है उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वो सबसे रिलेटेड है. हर तरह का चेंज सोसाइटी में चाहते हैं. Let us start the industrial society and social change. पढ़ा जाए ना बेटा? Let us start. हम लोग कंटिन्यू. पेज नंबर मैम. हाँ बाबू सुनाई नहीं दे रहा मेरे बच्चे. जोर से बोलो. पेज नंबर. क्लियर नहीं हो रहा है. पेज नंबर.
पेज नंबर मैम, पेज पेज नंबर। 26। पेज नंबर 26 जो 1.2 टॉपिक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। Oh, unique patty. So students, we have to discuss about the previous lesson, whatever we have studied in French Revolution. मारो French भाई, Revolution में पक्का हम ले लोगों ले ने तो। क्या पढ़ा था? तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी गवर्नमेंट का स्टाइल था वो टाइम टाइम पे चेंज हो रहा नंबर था। 26। Firstly, that was monarchy. After that, it becomes constitutional monarch. And वीडियो फिर नहीं आ रही है। क्या बेटा, आवाज क्लियर नहीं जा रही है? रेन ऑफ टेरर। हाँ, रेन ऑफ टेरर। वीडियो नहीं आ रही है आपकी। तुम्हारा इंटरनेट के बाद कनेक्शन डायरेक्टरी रूल। सब लोगों को विजिबल है, ठीक है? मैम मुझे भी नहीं आ रही है। मेरी भी वीडियो नहीं आ रही है। मैम आ रही है, वीडियो आ रही है। नहीं आ रही है। आ रही है मैम, आ रही आ है। रहा है। आ रही है। पहले तुम लोगों को जो डिस्कस करना है कर लो। आ रही कि नहीं आ रही, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या पूछना है क्या नहीं, पहले तुम लोग आपस में मैम वीडियो नहीं आ रही है। मैम आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। है टाइम बीतने दो, उससे हमको क्या मतलब है? आ रही है मैम, आ रही है मैम। तुम्हें लॉस होगा, तुम्हें मुझे कोई मतलब नहीं है। जो जो वीडियो कहना नहीं आ है, रही जो है। जो करना है करो, हम भी वही वेट कर रहे हैं। जब तक तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं होगे तब तक पढ़ाना संभव नहीं है। जो जो हम म्यूट भी नहीं करेंगे, जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है वो करे, और हम भी यहाँ से वॉच कर रहे हैं। एक तो तुम लोग अपना कैमरा ऑन नहीं करते हो ना, एकदम गायब हो जाओगे, पीछे क्या कर रहे हो मालूम नहीं। कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ कमेंट किसी ना किसी को हर समय करना ही है। तो कैसे क्लासेस कंटिन्यू होंगे ये तुम ही लोग बताओ। तुम ही लोगों को पढ़ना है, तुम ही लोग बताओ हाउ टू कंटिन्यू। वेयर इज प्रशांत कुमार? यस मैम। ऑन योर कैमरा। नमो। हाँ, कैमरा ऑफ कर लोगे और अपने आप को अनम्यूट कर लोगे कि बक 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 करते रहो। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं ये हम लोग नहीं वॉच करें, लेकिन तुम लोग कैमरा ऑफ करके और उधर से अपने आप को अनम्यूट करके जो जो कथाएं हैं अपने घर की, बाहर की, परिवार की, बाजार की, सब इस पर ले आकर के एकदम सर्कुलेट करते रहोगे। Okay, let us start. Am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Let us continue. Students, we have studied yesterday that mainly 3 types of ideologies came forward. They were liberals, radicals, and conservatives. Beside of these, different type of social changes were also coming in the society. Which type of social change? So then we have studied it earlier in the previous class that after the abolishment of directory, Napoleon Bonaparte hold the power in France. And हाँ बोलो, क्या बोल रहे बेटा? Yes? Anybody want to ask anything? नो मैम। Okay. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पावर को सीज कर लेता है, अपने हाथों में ले लेता है और फिर फ्रांस में डिक्टेटरशिप लगा देता है। फ्रांस अगेन बिकम डिक्टेटरशिप एंड ही वांट्स टू annex or he wants to gain all the territories. Therefore, he was set up for war. वो क्या चाहता था कि यूरोप के सारे प्रांतों को वो जीत जाए और इसी के लिए वो हर समय किसी न किसी युद्ध में लगा रहता था। और धीरे धीरे उसने क्या किया, आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ आर्मी अगल बगल के प्रांतों को जीतना शुरू कर दिया। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जितने भी कैंटन्स को, प्रोविंसेस को जीतता था, वहां पे अपने रिलेटिव्स को वहां पे
स्थापित कर देता था, स्टैब्लिश कर देता था। इससे क्या थी कि जो पुरानी डायनेस्टीज थी उन लोगों को लग रहा था कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो इसने यहाँ पर जो मोनार्की है उसको तो फिर से लागू कर ही दिया है, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों को वहां रख रहा है, ये अपने तरीके से रूल रेगुलेशन लगा रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब 1815 में ही वॉज डिफीटेड, हु? नेपोलियन बोनापार्ट। तो जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, बेटा इसको ध्यान देना, इसीलिए इस टॉपिक को बोल रही है, तुम्हारे बुक में दिया नहीं गया, लेकिन तुमको अगले कड़ी से जोड़ने के लिए इस बात को जानना जरूरी है। हाँ बोलो। डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाह, वही जो कहेगा वही सभी को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर किंग भी नहीं है, मैम हिटलर भी वही था मैम, डायनेस्टिक वो सिविक्स में डिक्टेटरशिप क्रिएट किया था, और इसी में पहली बार हिटलर ही किया था। तो अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है कि 1815 के बाद क्या हुआ। जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे वेर द डायनेस्टिक रूलर्स, किंग्स। वो सब वंश के आधार पर अपने अपने यहाँ शासन चलाते थे, वो सब रूलर्स थे, शासन करने वाले शासनाधिकारी। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक जगह मीटिंग की, और मीटिंग हुई, और वहां पे उस मीटिंग में ये तय की गई कि जितने भी प्रांत जो कि नेपोलियन के द्वारा एनेक्स कर लिए गए हैं, जीत लिए गए हैं, उन पर फिर से पुराने डायनेस्टी को स्थापित कर दिया जाए, एस्टेब्लिश कर दिया जाए। और ये सब किसके फेवर में थे? ये सब तो ओल्ड ऑर्डर के ही फेवर में थे। ये चाहते थे कि पुरानी ही परंपरा बनी रहे। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि इतना भयंकर चेंज आ गया, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे सारी सत्ता इधर से उधर हो गई, पूरी जनता एक तरफ और पूरे राजा एक तरफ। उसके बाद ये रिवॉल्यूशन हुआ था ना, अंततः उन्हें ये महसूस होने लगा कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वही चीजें यहाँ दी गई कंजर्वेटिव्स के आइडियाज को, जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। पहले कहते थे कि नहीं, चेंज नहीं चाहिए, जैसा सोसाइटी था, जैसा ओल्ड ऑर्डर था वैसा ही चलेगा। और वो क्या चाहते थे कि जो ओल्ड ऑर्डर चलता रहेगा तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को प्रॉफिट होगा। किन लोगों को? जो मोनार्कीज थे, जो डायनेस्टिक सक्सेसर्स थे, जो रूलर्स थे, जो नोबल्स थे। तो इसीलिए वो उसके समर्थक थे। लेकिन क्या हुआ, बाय द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के बाद अलग अलग फिलोसफर्स आए, उनकी आइडियोलॉजीज भी आई, और उन आइडियोलॉजीज के तहत तरह तरह के विचारधाराएं बनने लगी। लोगों का माइंड जो था वो चेंज होने लगा, और ये सब कहने लगे कि नहीं, अब हम लोग तो चेंज चाहते हैं, चेंज चाहिए। इवन एवरी इंडिविजुअल शुड हैव सम राइट। हर व्यक्ति को ही कुछ राइट मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इंसान होने के नाते उसका भी हक बनता है कि वो भी अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करे। फिर हम उसके अधिकारों को क्यों छीने, क्यों हनन करें? और ये दिया जाना चाहिए। जब ये तमाम तरह के जब चेंजेस आने लगे, तब इन लोगों को लगने लगा, बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड, हु एक्सेप्टेड? कंजर्वेटिव्स, ऑल द रूलर्स, all the kings and the nobles accepted that some change was inevitable. Inevitable means जैसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, those changes which can't be avoided, जैसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो आना ही है और वो आकर ही रहेगा। हम कितना भी चाह दें कि ना आए, ये परिवर्तन ना हो, वो नहीं रुकने वाला है, वो आएगा ही, और हमें उसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि अब तो ये परिवर्तन आने वाला है और हम सब लोगों को उसे स्वीकारना पड़ेगा, तो फिर उन लोगों ने क्या कहा, दे बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। अब उनको ये लगने लगा कि जो कल बीत गया है, पास्ट, दैट मस्ट बी रेस्पेक्टेड। यानी कि यदि उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, कल राजा था, उसको आज कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिन्होंने इतना शानदार जीवन जिया है, जिन्होंने यहाँ पर हर तरह का सुख भोगा है, हर तरह की जिंदगी को उन्होंने देखा है और सबके ऊपर शासन किया है, उन्हें तुरंत भुला दिया जाएगा क्षण में, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला था। तो इस वजह से they wanted that there should be change, but the change should be slow and past should be respected. जो बीता हुआ हमारा कल है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, और परिवर्तन आए, लेकिन ये परिवर्तन का जो रफ्तार है, परिवर्तन की जो गति है, वो धीमी होनी चाहिए। उसके बाद अब ये तीनों जो
आइडियोलॉजीज आई, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इनके मेल जोल से और भी कई तरह की धारणाएं सामने आई। ये सब चीजें तो हम लोग क्या देख रहे हैं आइडियोलॉजीज में। हम लोगों ने कल को भी चर्चा किया था कि बहुत सारे फिलोसफर थे जो सामने आए। अब आज हमें देखना है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रही थी। ये सब आइडियोलॉजीज धीरे धीरे समाज को परिवर्तित करने के लिए बहुत प्रभावित कर रही थी, बहुत अपना अच्छा योगदान दे रही थी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, स्टूडेंट्स तुम्हें इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है, ये बताओ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम किसे कहते हैं? फर्स्ट लेट अस नो अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सोसाइटी? मैम वाटरलू किसके बीच हुआ? मैम जिस सोसाइटी रिलेटेड टू फैक्ट्री ज्यादा हुआ था, कहा जाता है प्रैब। प्रैब मीन्स पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन, ये सारे जो देश थे ये सब मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिए थे। चारों ओर से उसे घेर लिया गया और उसे हरा दिया गया। और उसके बाद यही लोग एक जगह इकट्ठे होकर के वियना कांग्रेस किए थे और उसमें इन लोगों ने कहा कि जो पुरानी स्थिति जो थी उसे फिर से बहाल किया जाए, यानी कि जो जो डायनेस्टीज जिस जिस जगह पर रूलिंग कर रही थी उन्हीं डायनेस्टीज को फिर से बहाल कर दिया जाए। इसका मतलब पावर फिर किसके हाथ में चला गया? वही ओल्ड जो सिस्टम था, ओल्ड मोनार्की थी, उन्हीं के पास चला गया, यानी फिर से वही सिस्टम हो गया, यथावत बहाल हो गया। लेकिन जनता के दिमाग को तो कोई बदल नहीं पाएगा ना। जनता के मन में तो नॉलेज आ गया था, उनको ज्ञान हो गया था। दे बिकम इंस्पायर हो गए थे, रिवोल्टिव, वो तुरंत विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाते थे। और इन सारे परिवर्तन के लिए अब इनको भी उनके साथ साथ मिलना पड़ा, झुकना पड़ा और इसको स्वीकारना पड़ा। तो अभी हम लोग को चर्चा करना है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फर्स्ट टेल मी अबाउट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बताओ बेटा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम किसे कहेंगे? और दूसरा टॉपिक है औद्योगिक समाज में हम लोगों को पढ़ना ही है मैम। मैम जिस समाज में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हाँ बेटा, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इंडस्ट्रीज क्या है? मैम इसका हिंदी मीनिंग औद्योगिक समाज। हम नहीं लेंगे। औद्योगिक समाज हम किसे कहेंगे बाबू? जहाँ पे मैम इंडस्ट्री सेटअप हो, उद्योग में ज्यादा बढ़ चुका सेटअप हो सेटअप हो, तो इंडस्ट्रीज ही तो किसे कहेंगे? वही तो पूछ रहे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो जहाँ इंडस्ट्रीज रहेगी, तो इंडस्ट्री किसे कहेंगे? मैम यहाँ पे कोई कारखानों को, यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। बहुत बढ़िया। और गुड्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो। हाँ, जहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाए। ठीक है मैम, जहाँ कारखाने होते हैं उन्हीं को। हाँ क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं? बताएं। वॉइस इतना धीमा है तुम लोगों का कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ बोलो। इंडस्ट्री का हम बताएं। हेलो। हाँ, इसको हम कहेंगे औद्योगिक समाज। और औद्योगिक समाज क्या है? जहाँ उद्योग धंधे हैं। अब सोचो, अब पहले क्या था? मिडिल एजेस में पूरे Firm supplies goods service from our surrounding in compound. तुम लोगों ने In economics, industries are classified and primary, secondary. स्टूडेंट्स, अरे भाई चुप रहो। फ्यूडलिज्म के बारे में बताओ। यस फ्यूडलिज्म पढ़े हो पिछले क्लास में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? यस मैम। क्या यस है मैम। बेटा? बोलिए। मैम उसमें हाँ, 30 बोलिए। स्टेट्स फ्यूडलिज्म होते किसे थे। कहेंगे? मैम उसमें स्टेट्स होते थे, जैसे क्लर्जी, नोबल्स और 30 बोलो। स्टेट्स। हाँ हाँ, मैम स्टेट्स उसमें होते थे। तो वो क्या करता था फ्यूडल लॉर्ड? मैम फ्यूडलिज्म इज एन फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड था मैम। क्या मैम फ्यूडल इसमें फ्यूडलिज्म इज अ सोशल डोमिनेंट सोशल डोमिनेट Given to feudalism law is a to dominant the social small, system in medieval law Europe. to the third state. मैम क्लियर नहीं हो रहा मेरे बच्चे।
फ्यूडल सिस्टम, अच्छा हम जो बता रहे हैं उसको भी सुन लो, तुम लोग जो बोल रहे हो वो भी ठीक होगा। तो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब क्या है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनके पास बहुत बड़े बड़े जमीन होते थे, जिसको हम लोग अपने यहाँ जमींदार कहते हैं, ठीक है। और वो फ्यूडल मीन्स जमींदार, नाइट्स को रख लेते थे, और वो नाइट्स की देख रेख में जो सर्व्स होते थे वो काम करते थे खेतों पर। यानी जमीन का मालिक कौन था? फ्यूडल लॉर्ड, और उस पे काम करने वाले कौन थे? सर्व्स। सर्फ किसको कहते हैं? भूदास। भूदास मतलब जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति, जिनका अपना जमीन नहीं होता था। दे वेर लैंडलेस फार्मर। वो ऐसे किसान थे, किसान तो थे वो क्योंकि खेतों पर काम करते थे, बट दे हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन। उनके पास उनकी अपनी जमीन नहीं थी। तो पूरा सोसाइटी उस समय तुम लोग पढ़े हो 3 वर्ग में बटा हुआ था, पूरे यूरोप की वही कंडीशन थी। और ज्यादातर जमीन किसके पास था? या तो वो नोबल्स के पास, या फिर नोबल क्लर्जी के पास था। फर्स्ट जो भी स्टेट या जमीन सेकंड के मालिक स्टेट होते थे, हाँ, वो अपने जमीन पर छोटे छोटे किसानों से, यानी कि जो कॉमन थे उनसे खेती करवाते थे। और सर्व्स को क्या करते थे? खेत पर काम करने के बदले उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती थी। क्या किया जाता था? कोई छोटा मोटा जगह उन्हें रहने के लिए केवल दे दिया जाता था, बस वो खा सकते थे। खाने और रहने की व्यवस्था केवल कर दी जाती थी, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। और वहां का जो ये तबका था, पहले क्या था? पहले खेती ही होता था, फार्मिंग ही हर जगह था, सारे देशों में एग्रीकल्चर का ही सिस्टम चलता था। तो ऐसा कंडीशन था कि जो लैंडलेस लोग थे उन लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुखमय थी। इकोनॉमिक कंडीशन उनका बहुत ही पुअर था, एकदम वो डिग्रेडेड थे बेचारे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और जैसे जैसे ये सारे उद्योग धंधे विकसित हुए, ये उद्योग धंधे कैसे विकसित हुए तो तुम लोग जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई? 1600 में। 1600 में आई। वाह रे बाप, 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में, वेरी गुड। 1665 में मैम। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हमारे देश में आई, 1600 में, जिसको हम कहेंगे। तो उस समय सोचो, वो जब हमारे यहाँ आई थी तो क्यों आई थी? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेड के लिए आई थी। व्यापारी कंपनी थी ना, व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार इसका करने के लिए मतलब है कि भले यहाँ पर कल कारखाने नहीं थे, लेकिन गुड्स को इतनी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था कि सारे दुनिया के लोग एक देश से दूसरे देश में चीजों को खरीदने और बेचने के लिए जाते थे। दैट मीन्स एट दैट टाइम ट्रेड वॉज फ्लोरिश। उस समय भी व्यापार जो था वो हर जगह व्याप्त था, और एक ही देश में नहीं, वो दूर दराज के इलाकों में भी व्यापारिक स्थिति बनी हुई थी। तुम लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि एक तबका कॉमन का ऐसा भी था जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे। इसका मतलब क्या? उन्होंने काफी पैसा कमा रखा था। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, विद द हेल्प ऑफ बिजनेस, व्यापार करके। तो ये व्यापारी वर्ग जो एक जगह से दूसरे जगह तक सामान को लाते ले जाते थे, वो बहुत सारी चीजों को सीखते भी थे और प्रभावित भी थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेक्सटाइल, इंडिया का हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा था। बहुत पहले समय से ही कपड़ों की बहुत डिमांड होती थी, कॉटन की बहुत डिमांड होती थी। तो हमारे यहाँ जो लोग थे काश्तकार, जिनको हम लोग कहते हैं हस्तशिल्प, हाथ से काम करने वाले, तो यहाँ पे कपड़ा ये लोग हाथ से बनाते थे, वीवर्स। वैसे ही इंग्लैंड, चाहे यूरोप के कंट्रीज, वहाँ पर क्या थे? तो वहाँ पे जो वीवर्स होते थे वो लोग क्या करते थे? ऊलन कपड़ा बनाते थे। वहाँ पर ऊल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती थी। बाद में कॉटन इंडस्ट्रीज भी चलने लगी। तो उस समय अभी इंडस्ट्रीज जो था वो मशीनों की मदद से नहीं चलता था। जितने भी लोग थे वो अपने घरों में काम करते थे, ग्रुप्स में, ज्यादा उनके मेंबर्स होते थे, अगल बगल के लोग भी जुड़ करके उस काम को करते थे। यानी गुड्स को इतना प्रोड्यूस कर दिया जाता था कि वो गुड्स केवल एक नगर, एक शहर या एक जगह पर, एक देश में न रह करके वो सारी दुनिया में बेचे जाए, सारी दुनिया से उसके लिए मुनाफा कमाया जाए। तो इसका मतलब जो पूरी दुनिया में उसका व्यापार हो रहा है तो वो बहुत बड़े स्केल पर बनता था।
जब बड़े स्केल पर बनने लगा तो तुम लोग जानते ही हो कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी है। जब जरूरतें पड़ने लगती है तो लोग उस चीज को इन्वेंट करना भी शुरू कर देते हैं, आविष्कार करना भी शुरू कर देते हैं। तो मशीनें आनी शुरू हो गई। सबसे पहला मशीन, सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्री था वो कौन था? वो ब्रिटेन था, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहली इंडस्ट्री लगी। कब लगी? 1730 में। अब तुम्हारे बुक में ये नहीं दिया गया है, ये तुम लोगों को केवल इसके साथ टैग करने के लिए, रिलेट करने के लिए बता रहे, ताकि एक कहानी के तौर पर तुम समझो। और ये सारे टॉपिक्स फिर तुम्हें अगले क्लास में पढ़ने, क्लास 10th में ये सब चीजें पढ़नी है। लेकिन इस तरीके से यदि तुम्हारा बैकग्राउंड रेडी होगा तो तुम्हें लेसन को समझने में सुविधा होगी। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। फिर कल को ये आज बता देते हैं, आपको जो दिक्कत होता है आप उसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कल इसको रीडिंग करके एक एक लाइन समझाया जाएगा। ओके, तो अब जो ये इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था वो अब शुरू हुआ। यानी कि 1730 में पहली इंडस्ट्री लगी। कहां पर? इंग्लैंड में। और उसके बाद ये धीरे धीरे मल्टीप्लाइड होने लगी और 1780 तक ये पूरी मल्टीप्लाइड हो गई। तो यदि हम यूरोप का मैप देखते हैं, 1700 माने 80 तक जाते थे, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड हो गया। इसीलिए कहा जाता है मिड 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए हम किस पीरियड को जानते हैं? मिड 18th, यानी कि 1701 से क्या हुआ? 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गया। और 1730 में जब पहली मशीन लगी, पहली इंडस्ट्री लगी, तो वो 1730 का मतलब है मिड स्टार्ट हो गया। और वो मल्टीप्लाइड होते होते 1780 तक पूरे इंग्लैंड में कल कारखाने लग गए। जहां देखो वहीं पर चिमनी से धुआं निकल रहा है। मतलब इंडस्ट्रीज की अंबार लग गई इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड से ही वो सारे इंडस्ट्रीज नहीं दे रहा है के देशों में क्या हुआ? क्या कोई एक बच्चा कुछ बोल रहा है क्या बेटा? वीडियो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही बाबू, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकी सबको क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हो? तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र करो। अब तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं तो उसको हम तो सही नहीं कर पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं सही कर पाएंगे, समय तो बीत जाएगा। तो फिर तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, फिर उसको पढ़ लेना। खुद से भी थोड़ा पढ़ो मेरे बच्चे। जब तक पढ़ोगे कि पढ़ाने से नहीं जाती है मैम, आपको भी मेहनत करना है मेरे बच्चों। आप खुद से भी पढ़िए, उसको देखिए कहाँ डाउट है, मैम यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके फिर मौका दिया जाएगा, फिर तुम लोग पूछ लेना। ओके मैम यूट्यूब पे नहीं आता है। यदि वीडियो क्लियर नहीं है तो मेरे यूट्यूब पे नहीं आता है। बहुत ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा सा सब्र रखो ताकि बाकी बच्चे भी सुने, तुम भी सुनो। फिर तुम्हें इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पास चला जाएगा वीडियो, आराम से उसको देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे। और हम लोग है ना, क्वेश्चन पूछ लेना। यदि नंबर चाहिए तो सर लोगों से नंबर मांग लेना। मेरा नंबर तो पूरा सर्कुलेट है 10th के ग्रुप में, पूछ लेना पर्सनली। कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21st के बाद तो तुम लोग अलाउ ही हो जाओगे, 21 सितंबर के बाद, कि जब मन करेगा यदि किसी टीचर से कोई कंसल्ट करना तो तुम आ सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। पहले सबसे पहले खुद से सेल्फ स्टडी की आदत डालिए आप, ठीक है? अननेसेसरी बोलने से कोई फायदा नहीं है, टाइम लॉस होगा, उससे आपको भी नुकसान है, हमको भी नुकसान है। एनी प्रॉब्लम? और एक बहुत जरूरी बात, यदि आप पढ़ने बैठे हैं तो अपने आप को म्यूट ही करके बैठिए। जब पूछना हो तो अनम्यूट करके बैठिए। क्या चर्चाएं चल रही, भाई बहन लड़ रहे हैं, बोल रही है, पापा बोल रहे, सबकी आवाज यहाँ आती है। आ जाता अच्छा लगता है क्या? बोल रहा है सब, उसमें आवाज आ रही है। थोड़ा इस चीज का ख्याल करो बेटा, होशियार हो गए, 9th में आ गए हो तुम लोग। ओके चलो, तो अब हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे थे। जब इंडस्ट्रीज लगने लगे तब तो जितने भी बेचारे पीजेंट्स थे जो लैंडलेस थे, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्फ्स, सर्फडम बहुत ज्यादा था। और जो भूमिहीन किसान थे, द पीपल हु वर लैंडलेस, द नंबर of those
फार्मर्स वेयर मोर, उन्हीं की संख्या ज्यादा थी। अब वो लोग क्या किए, धीरे धीरे अब गांव से उन एरियाज में आने लगे जहां पर मशीनें लग रही थी, कल कारखाने लग रही थी। अब कल कारखाने जो हो गए वो जीविका पार्जन के साधन हो गए। तो इंडस्ट्रीज आई तो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन होने लगा, शहरीकरण होने लगा, क्योंकि अब खेतों में काम नहीं हो रहा है, बड़े बड़े लैंड के प्लॉट नहीं है, एक छोटे से जगह पर कल कारखाना बना दिया गया है और वहां पे बहुत सारे मजदूर एक बार में काम कर रहे हैं। तो अब इनकी संख्या शहरों की तरफ बढ़ने लगी, यानी कि समाज में परिवर्तन। अब शहर के लोगों का रहन सहन अलग है, गांव के लोगों का रहन सहन अलग है। तो यही सब सोशल चेंजेस हैं, सामाजिक परिवर्तन। यहाँ जो हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब सोसाइटी कैसी हो गई, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गई। और सोशल चेंजेस यानी समाज में परिवर्तन आने लगा। कैसे परिवर्तन आया, क्या आया, अब हम लोग देखेंगे। इसके दोनों फेज हैं। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार तो मिलने लगा, लोगों को कुछ ना कुछ काम के अवसर भी मिलने लगे और इसकी तलाश में लोग गांवों से शहरों की तरफ आने शुरू हो गए। जब शहरों की तरफ आने लगे तो शहरों में भीड़ बढ़ने लगी, इतनी ज्यादा आबादी हो गई कि रहने के लिए उनके अच्छे प्रबंध नहीं थे, सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई सुरक्षा कुछ भी नहीं था। केवल लोग आते जा रहे थे काम की तलाश में और भीड़ बढ़ाते जा रहे थे। और ये बात हो गई कि जो लोग भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उनका वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था, वर्किंग कंडीशन उनके बहुत खराब थे। काम तो मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था, लेकिन उनकी सिचुएशन इतनी बुरी थी कि वो स्वस्थ नहीं रह पाते थे। तो धीरे धीरे ये जो अलग अलग तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग थे इन्हें एहसास होने लगा कि इस सिक्के के दो पहलू है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से यदि हमें फायदा है तो बहुत सारे इसके डार्क भी, कॉइन का डार्क साइड भी है, एक ब्राइटर साइड है, एक डार्क साइड है। जैसे हम लोग कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अच्छी बातें भी हैं और कुछ उसमें कमियां भी हैं, बुराइयां भी हैं जिसे हमें दूर करना होगा। वो बुराइयां क्या है, तो ये देखे कि जिसके पास बड़ा बड़ा जमीन था, बड़ी बड़ी संपत्ति के जो मालिक थे वही तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो इंडस्ट्रीज लगा रहे थे। और जितना भी मुनाफा होता था वो उस मुनाफे को स्वयं रखना चाहते थे और उसके मदद से अपनी और ज्यादा प्रॉफिट करने की मंशा से और इंडस्ट्रीज लगाते थे। यानी जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ना रहने की अच्छी सुविधा, ना खान पान की। अब तनख्वाह कम है तो खान पान की व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, ना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। वाह, ये कौन मेरा प्यारा बच्चा जो म्यूजिक बजा रहा है, कितने ब्रिलियंट हो तुम लोग। सोशल साइंस के क्लास में डांसिंग क्लास भी चल रहा है, सिंगिंग क्लास भी चल रहा है। हाउ नाइस। कर दिया जाएगा मजा आ रहा है। थोड़ा बोलो तो कमेंट करके सर्च करें वहाँ। डांस कीजिए, डांस कीजिए। राहुल है। राहुल मेरे बच्चे, राहुल है, राहुल है मैम। टाइम इज रनिंग आउट, आ ही गया, बस नहीं होने वाला है। लास्ट मोमेंट में वो एंजॉयमेंट चाहता है तो एंजॉय करो मुश्किल से 5 मिनट का समय होगा, खत्म होगा। मैम रिमूव कर। राहुल था। हाँ राहुल मैम, राहुल को अभी ये किस राहुल बहुत आ रहा है। मीटिंग लीव कर दिया मैम। कौन है राहुल मीटिंग लीव कर दिया राहुल। मोहम्मद कैफ हो ना, तुम्हारे तरफ से आवाज आ रही है।
इसमें कितना अच्छे से म्यूजिक क्रिएट कर राहुल नाम का लड़का था मैम, राहुल। डांस कर रहे हैं सब। देखिए कौन वो बच्चा है, उसको थोड़ा रिमूव किया जाए, कह रहे हैं सब राहुल है। सर राहुल है। राहुल था मैम, राहुल है। राहुल था, मीटिंग लीव कर दिया मैम। राहुल राहुल था। मुन्ना कौन है? राहुल था सर, राहुल था सर, राहुल था। राहुल था। राहुल बेटा मैं आपको पूरे ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? फिर इसके बाद राहुल था पहुंचेगा सर, म्यूजिक बजा रहा था। राहुल था सर। राहुल था। राहुल था सर। सर मीटिंग लीव कर दिया है। मीटिंग एंड कर लिया है ना? चलो ठीक है बेटा, Yes, अगली क्लास sir. में मैं रहूंगा, देखते हैं। मैम नहीं, जब मीटिंग एंड किया बॉस ने खुद ही, तो अगली क्लास में मैं कनेक्ट नहीं करूंगा। बहुत सर इसका वॉइस इतना लो है कि बच्चे यदि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आवाज क्लियर नहीं है। मैम पूरा डिस्टर्ब कर दिया वो। हाँ बेटा बोलो। मैम वो डिस्टर्ब हाँ बोलो। हाँ क्या डिस्टर्ब कर दिया। हाँ बोलो बेटा। सभी लोग को पूरा डिस्टर्ब कर दिया है मैम। फ्यूडल मींस बता 3-4 दीजिए। मिनट बचा था, 3-4 मिनट बचा है, 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए। एंजॉय करें। क्यों हमको इतना ज्यादा प्रेशर में रहना है? एग्जाम तुम्हें देना है, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए होगा, हम लोग क्यों प्रेशर में रहे? अब जब तुम लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम लोग कोऑपरेट कैसे करेंगे? यहाँ पे तो दिया ही हुआ, अभी पढ़ोगे कोऑपरेटिव्स। अब जहाँ सोशलिज्म, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव? सहयोग करके आपस में साथ मिल करके चलने वाली प्रक्रिया। और ये कब होगी? जब हम सब का साथ, हर किसी का सहयोग मिलेगा, तभी हम किसी काम में सक्सेस होंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए, पढ़ाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी। और तुम एंजॉयमेंट के ही मूड में रहोगे तो हम भी एंजॉय करेंगे। रोज आएंगे, कहानी सुनाएंगे, एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। ओके मैम फ्यूडल मींस लैंडलॉर्ड। फ्यूडल मींस फ्यूडलिज्म लैंडलॉर्ड सिस्टम है। हाँ, फ्यूडल का मतलब ही है सामंत, और फ्यूडलिज्म मींस सामंतवाद। दैट इज अ टर्म व्हिच रिलेटेड। फ्यूडल वर्ड का मीनिंग, फ्यूडल वर्ड का मीनिंग लैंडलॉर्ड होगा। पर्टिकुलरली उसको लैंड और फ्यूडल लॉर्ड है ही, वो जमीन का मालिक है। वो जो हमारे इलाके में उसको हम जमींदार कहते हैं। ओके यस मैम। हाँ, तो अभी हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोगों ने चर्चा किया कि इंडस्ट्रीज आने लगी और लोगों का रहन सहन, खान पान, सब चीज जो गांव का इलाका था उससे बदलने लगा। अब बहुत सारे फिलोसफर्स यहाँ भी थे जो कहने लगे कि अब हमारी सोसाइटी, इसमें भी बहुत सारे लिबरल्स थे ना, जैसे तुम लोग पढ़े लिबरल्स, रेडिकल्स। तो लिबरल्स और रेडिकल्स का कहना था कि ये मुनाफा जो है, वो मुनाफा कौन कमा रहे थे? जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, जो पूंजी लगा करके जिन्होंने इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था। तो सोसाइटी क्या हो रहा था? मेनली दो भाग में बढ़ता चला जा रहा था। एक कैपिटलिज्म और दूसरा एक कैपिटलिस्ट के रूप में था, और दूसरा वर्कर्स के रूप में था। एक जो मालिक होते थे और दूसरे जो वहां काम करने वाले मजदूर। तो मालिक जो है वो तो दिनों दिन मुनाफा पाते पाते अमीर होता जा रहा था, लेकिन जो मजदूर था उसकी तो कंडीशन बहुत बुरी थी। 10-10, 15-15 घंटे वो काम करता रहता था, ना रेस्ट करने के लिए उसको प्रॉपर समय था, और ना ही उसको अपने ऊपर खर्च करने के लिए वैसे पैसे थे जिससे उसकी खान पान अच्छी हो, व्यवस्था अच्छी हो। तो वो यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा? तो इसी में से कुछ फिलोसफर्स ऐसे थे जो लिबरल्स ग्रुप के थे और रेडिकल से, इनका कहना था कि एजुकेशन और हेल्थ को अच्छा बनाया जाना चाहिए। जब एजुकेशन और हेल्थ होगा, जब हमारे कर्मचारी, जब हमारे वर्कर्स हेल्दी होंगे, तो वो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे पाएंगे। और इसके लिए क्या होना चाहिए? सोशल ऑर्डर में चेंज लाना होगा। और ये ऐसा कब होगा? जब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, इसका इनकम सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तब, यानी सोशलिज्म, जिसको कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। तो ये विचार भी आई सामने कि कोई भी समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्वयं जितना भी इनकम होगा उसका खुद मालिक बन के बैठ जाएगा। उस इनकम को सोसाइटी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, और लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब स्वस्थ होगी जनता, जब सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे, तो उनसे काम लेना आसान होगा।
पढ़ा लिखा आदमी को हम ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा।